अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। स्वागत है देवभूमि इंडिया छात्र संसद में। आज हमारे साथ हैं श्री आशीष तिवारी जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हैं दीपक पाटिल जी, ये भी भारतीय छात्र संसद का एक अभिन्न अंग है और जलगांव से कोऑर्डिनेटर हैं और भारतीय छात्र संसद में काफी लंबे समय से ये भी कार्य कर रहे हैं और एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के साथ ही साथ राजनीति में जानकारी रखते हैं और महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति से काफी परिचित हैं। और दीपक पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं सीधे महाराष्ट्र से, और शुरू करते हैं। आशीष जी, आप पहला प्रश्न हम आपसे ही लेते हैं, डिस्कशन में आपसे ही शुरू करते हैं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी होना कहीं ना कहीं देशद्रोह दिखा रहा है। राष्ट्रवादियों को आज देश दीवार से लगा दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज के समय में राष्ट्रवाद मतलब मोदी जी। अगर आप मोदी जी की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं मतलब आप राष्ट्रवादी नहीं। मतलब हर किसी ने अपना अपना एक परिभाषा निर्धारित कर लिया कि उनके हिसाब से राष्ट्रवाद मेरे हिसाब से राष्ट्रवाद मतलब मोदी जी नहीं। मेरे हिसाब से जो हमें सही लगा, जो अगर हम देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं वो तो हम राष्ट्रवाद के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। अगर हम मोदी जी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि हम राष्ट्र के खिलाफ बोल। तो मेरे हिसाब से तो जो सही मुझे लगेगा, जो मुझे गलत लगेगा वो मैं बोलूंगा। जी जी जी, बिल्कुल 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 आशीष जी। पाटिल जी, इसमें बताइए कि महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के जो युवा पीढ़ी है क्या सोच रही है अभी वर्तमान सरकार के बारे में? वर्तमान सरकार से जाहिर है कि बहुत लोगों की आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है कि सरकार अच्छा काम करे, हमारे लोगों के हित में काम करे। अभी तो बहुत कुछ उथल पुथल हो रही महाराष्ट्र सरकार में, जो कि आपने देखा ही है, न्यूज में भी चल रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस सरकार को, कुछ लोग लेफ्टिस्ट है और लोगों को जो काम करता है उनके मन में वो सरकार बैठ जाती है। अभी फिलहाल इनका मुद्दा अभी न्यायालय में चल रहा है कि इनके ऊपर क्या सुनवाई होगी, क्या ये अपात्र ठहराए जाएंगे, उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है। इसलिए अभी मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। तो महाराष्ट्र में अभी राजनीति जो चल रही है वो अभी पोषक नहीं है समाज के, अपने लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए। जी, जैसे कि जहां तक मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार के अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे, 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, और एक नया मुख्यमंत्री पदासीन होना महाराष्ट्र की प्रजा के लिए और महाराष्ट्र के उसके लिए कितना भारी है। और राष्ट्रवाद के नाम पर अभी की सत्ताधारी नेतृत्व तो कुछ भी कर रहा है, और बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे देश में हो रही हैं, गलत घटनाएं, वहां वो ऐसी इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि उनको शब्दों में बयां करना असंभव है। तो पाटिल जी, आप ये बताइए कि आपकी दृष्टि में अभी बीजेपी का राष्ट्रवाद कहाँ पे खड़ा है और भारत का राष्ट्रवाद कहाँ पे खड़ा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो यह है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद यही चल रहा है कि अभी उनका जो एजेंडा है अभी की विरोधी पक्ष का खाली एक हाथी सत्ता जो होती है कि खाली बीजेपी का राज हो जाए। राष्ट्रवाद इनका है कि बस एक हिंदू एजेंडा चलाना है, हिंदू खतरे में है। तो ये बात तो सच नहीं है कि हिंदू खतरे में है। हिंदूवादी ठीक है, हिंदू 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 है, फिर भी हमको हमारा जो बाहर वर्ल्ड में जो हमारी पहचान है वो एक सार्वभौम राष्ट्र की पहचान है, ना कि केवल हिंदू का राष्ट्रीय पहचान है। तो इनका यही एक है एजेंडा है कि भाई हिंदू विरोधी संगठनाएं जो है उनके ऊपर कार्रवाई करनी है, और जो विरोधी पक्ष है उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। जो कि अभी आप देख रहे हो ईडी का क्या ये ईडी की कैसे ये कार्रवाई कर रहा है ईडी उनके ऊपर। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो ये अपना एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। देखिए, सत्ता आती है जाती है, अभी आज ये सत्ता पे, कल कोई और होगा। तो अगर उन्होंने भी ऐसा शुरू कर दिया तो फिर ये माहौल ही बिगड़ जाएगा, जो कि
पॉलिटिक्स के लिए ये सही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल आने वाले जैसा कि आने वाला जो, जी 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 हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। नहीं जैसा आने वाले जो, हाँ जैसी जैसी परंपरा, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसी परंपरा का निर्माण ये कर रहे हैं, जिस तरीके का लोकतंत्र इन्होंने खड़ा किया हुआ है, कि जिस लोकतंत्र में ना चर्चा हो रही है, ना विचार रखे जा रहे हैं, ना विचार लिए बिल्कुल जा बिल्कुल। रहे हैं, विपक्ष के लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं या फिर उनसे पूछताछ हो रही है, ये गलत हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इतना भयंकर असंतुलन फैला हुआ है कि सही ना बात ना संसद बैठ रही है, ना विधानसभाएं बैठ रही हैं। अगर गूगल करके आप आंकड़े देखें, ना विधान किसी राज्य की ढंग से विधानसभाएं चल रही हैं, क्योंकि संसद नहीं चल, क्योंकि संसद को ही पूरा देश फॉलो करता है। जिस हिसाब से देश की संसद चलती है, उसी हिसाब से देश की विधानसभा और बाकी कार्य करते हैं। तो हम बात कर देखिए, हम हमारा ये पूरा विषय राष्ट्रवाद पर है। तो आशीष जी, हम ये चर्चा करने चाहते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में क्या योगी जी, अब वो योगी जी की सरकार रही है कि ये योगी जी 2.0 चल रहा है? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता योगी जी अपने खुद के निर्णय को अप्लाई कर पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी और के निर्णय को फॉलो कर रहे हैं। जो योगी जी पहले दिखते थे वो योगी जी अब नहीं दिखते। और आज के टाइम में सरकार राष्ट्रवाद के नाम पे हर चीज महंगी की जा रही है, हर चीज पे टैक्स बढ़ाई जा रही है। और राष्ट्रवाद के नाम पे हम इन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो अगर रिजनेबल है तो आप बढ़ाइए, और जिस तरह के लॉजिक्स ये देते हैं वो स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कैसे मान लें कि भाई आपके लॉजिक जो आप जो कह रहे हो वही सही है? इससे इससे पूरा होता था। आज के समय पक्ष विपक्ष विपक्ष दोनों ही दिशाहीन हो चुके हैं। कोई दिशा नहीं है, न पक्ष के पास कोई निर्धारित दिशा है, न विपक्ष वैसा है जो एक मतलब प्रभावी तरीके से विरोध कर सके। बिना मुद्दों पे ये विरोध करते हैं, लेकिन जो विरोध करने लायक मुद्दे हैं उन मुद्दों को ये उठा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही दिशाहीन हो चुके हैं, पक्ष हो या विपक्ष। जैसा कि आशीष जी ने कहा कि योगी जी की जो अभी दोबारा जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, ये बिल्कुल दिशाहीन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं आदरणीय नहीं, मैं योगी जी को नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल सारे नेताओं को कह रहा। जो आज जी जी आज के समय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल दिशाहीन हो चुका है। हर किसी को पावर चाहिए, जी वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कोई जी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। विपक्ष भी विरोध कर रहा है लेकिन उन मुद्दों को प्रभावी तरीके से नहीं उठा पा रहा है जिन मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए। बिल्कुल। हमें तो ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, ये तो एक कल्पना का विषय है, या फिर सोच का विषय है, या चर्चा का विषय है। लेकिन भारत एक मनी माइंडेड लोगों से भरा हुआ देश जरूर बन रहा है, कि यहाँ लोगों का धर्म पैसा बचा हुआ है, मात्र धन लोगों का धर्म बचा हुआ है। क्या ये सत्य है दीपक पाटिल जी? कहाँ तक सही है कि लोग सिर्फ अब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और राष्ट्रवाद को सब किनारे रख चुके हैं, पार्टी को किनारे रख चुके हैं, देश और राज्य को भूल चुके हैं लोग? आप क्या कहेंगे देखिए इस अब बारे मैं आपको, जी 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 दीपक जी, देखिए मैं आपको अभी फिलहाल का अभी ये उदाहरण देता हूँ। जो हमारे राज्य में हुआ सत्ता पलट जो हुआ, में? जी देखिए ये जो हुआ है ये पैसों के दम पर ही हुआ है। जो विपक्ष अभी देखिए पैसे के तौर पर ही हो रहा है। जो जी पैसा बीजेपी दिखा रही है इन विधायकों को, और जो सत्ता का लालच दिखा रही है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के हित में नहीं है। जो राजकारण जो पहले था वैसा अभी नहीं रहा है। सब खरीदने और बेचने की बातें होती रहती है। सत्ता के लिए सब सत्ता फिर तो मेरे 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 हिसाब से ये तो सही नहीं है कि सब पैसों के ऊपर राजनीति चल रही है। और अभी जो फिलहाल का उनका ये जेपी नड्डा जी का जो स्टेटमेंट था कि सभी विपक्षों को अब कोई नहीं रहेगा, सिर्फ बीजेपी रहेगी, तो ये बात मतलब बहुत ही, अगर हम अच्छे से विचार करें तो एक भयंकर बात है कि अगर अब
विपक्ष खत्म करना चाहते हो तो फिर ये तो एक हुक्मशाही तानाशाही की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है। अभी आशीष जी की तरफ रुख करते हैं। आशीष जी, अभी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी श्री राहुल गांधी जी ने, तो वो भी कुछ इसी तरीके के बयान दे रहे हैं कि सारे संगठन बीजेपी के पास चले गए। क्या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस भी अब बीजेपी कंट्रोल कर रही है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी निष्क्रियता जो है उसकी वजह से बीजेपी पावर में है। हमेशा वो निष्क्रिय रहते हैं, किसी भी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको प्रभावी तरीके से नहीं उठा पाते। उनके जो मुद्दे होते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होते। तो इनमें पूरा उनका योगदान है। बल्कि बीजेपी कांग्रेस हो चुकी है, बहुत सारे नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा चुके हैं, कई तो मंत्री भी हैं। तो बीजेपी का कांग्रेस मेरा एक कांग्रेसीकरण सवाल है होगा। जी बताइए बताइए, सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल है आप दोनों से कि ये ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के पास एक अच्छा नेता नहीं है, या फिर इनकी जी बिल्कुल। आपस में कुछ मतभेद है? इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? विपक्ष क्यों नहीं है, ये मेरे हिसाब पूछ से रहे हैं। तो एकता क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से तो दो रीजन है। जी। एक हाँ तो किसी अच्छे नेता को आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। दूसरा जो है, जो ये फिक्स है ना कि एक परिवार के पास ही सारी शक्तियां रहेंगी। तो दूसरा कारण तो ये है। और बाकी जो मतलब जो करीबी लोग हैं राहुल गांधी जी, उन लोगों से घिरे हुए हैं। तो बाकी जो नेता कुछ सच में अच्छा करना चाहते हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। पार्टी ऐसा वातावरण बनाए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हम बिल्कुल, मैं स्वयं का अगर परिचय दूं तो मैं तो बाल स्वयं सेवक रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत भयंकर तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है या फिर मैंने बहुत ही निष्ठा से कार्य किया है। मैं ऐसा भी नहीं मानता। कहीं ना कहीं अपने 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 को समय देना और दूसरे संगठनों को समय देना नहीं हो पाता। लेकिन मैंने जहां तक संगठन में देखा है, बड़े जाइंट हिंदू संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, हिंदू संगठनों का अब ह्रास होता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद का ह्रास हो चुका है, बजरंग दल का ह्रास हो चुका है, संघ का तो ह्रास बिल्कुल वो तो चरम पर है कि सबका डीएनए एक है, सब भाई बहन हैं, सब एक ही जगह, सब एक ही माता पिता से आए थे, वो तो इस विश्वास पे जी रहे हैं। तो आप दोनों से प्रश्न है कि अब राष्ट्रवाद का तो छोड़िए, हमारी सामाजिक सुरक्षा का क्या होगा? जी आशीष जी। तो है, ये सारी चीजें ठीक है, हमें आखिर में साथ में ही रहना है। तो वो चीजें एक बार को स्वीकार्य भी है। लेकिन आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। आपको ये दोनों सेम होना चाहिए ना। ठीक है, वो भाई आप हम सबको साथ में ही रहना। तो इस दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं तो ठीक है, स्वीकार्य है। वो कन्विंस करना चाहते हैं कि हम जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं वो अलग नहीं है, सब एक हैं, सबको मिलजुल के रहना। इस पॉइंट पे तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन बाकी चीजें जो उनके कर्म हैं, कहने को तो वो प्रो हिंदू संगठन है, लेकिन उन्होंने क्या किया उस समाज के लिए, उन्होंने क्या क्या किया है और क्या कर रहे हैं, धरातल पे क्या कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें गिनाते हैं, लेकिन आज के समय में वो क्या कर रहे हैं उस समाज में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। अभी कि आप देखिए फिलहाल में जो कांग्रेस ने जो अभी आंदोलन किया महंगाई के विरुद्ध, इसके ऊपर राज्य के अपने देश के गृह मंत्री को जब सवाल पूछा तो गृह मंत्री ने यह बताया कि इनकी नाराजगी जो है ये राम मंदिर के निर्माण पे है, ना कि महंगाई पे। तो बताइए, मतलब डाइवर्ट करना ही इनका काम हो चुका है बस मुद्दों से। नहीं नहीं, वो तो जैसे विपक्ष विक्टिम कार्ड पकड़े, एक प्ले कार्ड पकड़ के बैठा रहता है कि हम तो, हाँ हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये मतलब ईवीएम में घोटाला है। वैसे ही मोदी सरकार हाँ, भी बार बार राम जी को आगे खड़ा कर देती है, बार बार मंदिर वही को तो। आगे खड़ा कर देती है। तो ये कार्ड अब नहीं चलने वाला। मुझे लगता है कि हिंदू समाज जग रहा है और काफी हद तक नहीं लेकिन जी जी बताइए।
लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई विकल्प नहीं है अभी अपने पास। ये तो इसलिए बहुत मोदी बड़ा, जी ये पावर तो में सच इसलिए है, क्योंकि ये तो आपके सत्य पास है। विकल्प नहीं। देखिए हाँ, ये सच हमारे पास पीछे फोटो लगाने के लिए भी विकल्प नहीं है। देखिए इस है। इतना इतना विकल्पहीन, मतलब समझ रहे हैं आप, विकल्पहीन हो गया है, मतलब क्या बताएं आप। मतलब 140 करोड़ की प्रजा में हमारे पास विकल्प नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि 2014 से जो बदलाव हुआ है, मतलब बदलाव किया है इन्होंने, बदलाव का जो फायदा उठाया है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ, सोशल मीडिया बहुत तरह से एक्टिव हो गई, तो उन्होंने हर घर हर घर हर घर, और इनका जो एजेंडा चला है मीडिया के थ्रू, जन जन से आना चाहिए था ये। अभी इन्होंने भारतीयों के मन में क्या क्या भर दिया है कि ये जो परिवारवाद है, ये चलता आ रहा है मतलब जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से चलता आ रहा है परिवारवाद। तो ठीक है, कांग्रेस को भी अपने आप में झांक के ये देखना चाहिए कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कैसे हम वो पुरानी वाली कांग्रेस बन सकते हैं, और जम जम कर वर्क करके सत्ता में भी कैसे आ सकते हैं। तो इनके ऊपर इन्होंने तो काम करना चाहिए। चलिए चलिए, अब उत्तर उत्तर प्रदेश का एक सवाल ले लेते हैं। हाल ही में एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश में। वाराणसी के डीएम को दोबारा बहाल कर दिया गया है, और बिना किसी औचिक निरीक्षण या जी जी, औचिक संदेश के मैं ये कमिश्नर जी कमिश्नर मैं ये नियुक्त कर बात दिया गया है। एक और एक जी जी मैं ये मतलब बात उठाने वाला ही था। जी जी बताइए, ये डीएम वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। डीएम को दोबारा नियुक्ति हाँ, देने का कहाँ से प्रश्न उठता है? नहीं, ऐसे ही मुद्दों को देख के ऐसा लगता है कि योगी जी प्रभावी नहीं रहे। प्रदेश सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया, स्थानांतरण का निर्णय लिया गया, जिसको बाद में वापस ले लिया गया। आखिर किसके दबाव में लिया गया? और प्रदेश के सरकार के निर्णयों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? ये हर कोई पूछना चाहता है। ज्ञानवापी केस में उन डीएम का जो रोल रहा है, उस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, और उसके बाद ये निर्णय जो आया, तो इसलिए ऐसा लग रहा है लोगों को कि योगी जी उतने प्रभावी नहीं रहे। तो तो आपको क्या लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार में एक इंजन कमजोर पड़ रहा है? नहीं नहीं, डबल इंजन की सरकार तो है ही नहीं, सिंगल इंजन है। सिंगल ये इंजन। सरकार जो है सिंगल इंजन, अपना प्रभाव दिखा रहा है। उससे तो यही लग रहा है कि एक ही इंजन है, डबल इंजन नहीं है। अच्छा, तो हम उत्तराखंड राज्य से आते हैं। हम अपने 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 राज्य का भी कुछ ऐसा ही समझते हैं कि एक पर्सनल मुख्यमंत्री रखा गया है उत्तराखंड राज्य में, जो कि केंद्र के दिशा निर्देशानुसार हाँ जी करता। ठीक है। दीपक जी, हमारी हमारी जो राज्य सरकार भी नई नई बनी है, वो उसका भी वही हाल है। मैं बताता हूँ, जब से मुख्यमंत्री बने हैं हमारे एक नाथ शिंदे जी, तब से दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो दिल्ली अच्छा से जो आता है मुझे वही तो उनका हुक्म होता है। जी, देखिए मुझे भी ऐसा लगता है कि जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं भाजपा की, सब केंद्र से ही संचालित होती जी, हम सीधा बता दें दर्शकों को कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय आदरणीय जेपी नड्डा जी का और आदरणीय शाह जी का दिल की हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए कटुता का व्यवहार रख रहे हैं। हम जितने भी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी हमने आपके पक्ष में बोलने वालों को भी बुलाया था, किंतु वो कोई ना कोई कारण बताकर उपस्थित नहीं हुए, वरना ये डिबेट बहुत अच्छी हो सकती थी। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन हम जरूर लाएंगे। अगले अगले मुद्दे पे जाते हैं कि चीन को राष्ट्रवाद को लेकर ये मोदी जी चीन पर बड़े हमलावर थे गलवान के समय, अब ये ठंडे क्यों पड़ गए हैं? इसका जवाब दीजिए आशीष है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, उसमें मैं ज्यादा जानकारी भी नहीं रखता और बहुत ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा। उस पर मैं मोदी जी का कोई अपोज नहीं करना चाहूंगा। तो उन मुद्दों पे मोदी जी बिल्कुल राष्ट्र के पक्ष में निर्णय लेते हैं, तो उन निर्णयों पे मैं मोदी जी का सपोर्ट करूंगा। अभी जो भी उनके राजनीतिक रणनीतियां हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। सारी चीजें
पब्लिक में बताने वाली नहीं होती। तो निश्चित ही उस पे वो कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ अच्छे डिसीजन ले रहे होंगे, तो उन मुद्दों पे मैं जी जी जी। और हम अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं कि पाटिल जी शायद इससे बेहतर बता पाए। पाटिल जी जरा बताइए, अभी चीन पर हमलावर थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब चीन चीन पर सॉफ्टनेस क्यों दिखाई जा रही है भारत की तरफ से? अ, राष्ट्रवादी भी चुप है। एक ज्यादा अच्छा विश्लेषण नहीं दे सकता अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप बताइए कि मुंबई का क्या माहौल है, मुंबई के राष्ट्रवादियों का क्या माहौल है अपने देश के प्रति, कि 2024 में कौन आएगा? दीपक जी, जाहिर सी बात है, उनका भी रुख मोदी जी की तरफ ही है, ज्यादातर लोगों का। जी जी। तो संभव ही है कि मोदी जी ही आएंगे। तो आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? अभी जो मैं तो योगी जी को देखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को 2024 में प्रधानमंत्री पद पर आसीन देखना चाहेंगे। भले ही मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाए, वो प्रधान हो इस चुनाव के, ये स्वीकार्य है। ठीक है, तो हम अब हम आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, बनारस की जो आम जनता है, जो घाट में रह रही है, जो जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं और जो छोटा छोटा रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो कितने लाभान्वित हुए हैं बनारस के विकास से? देखिए, लाभान्वित हुए हैं वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जब ये विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था उस समय बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची, बहुत सारे लोगों के घर चले गए। सरकार ने कंपनसेशन दिया, लेकिन वो कंपनसेशन पर्याप्त नहीं था। जैसे कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से जो लोग रह रहे थे, उनका रोजगार था उन गलियों में, वो रोजगार समाप्त हो गया। आपने दूसरी जगह दे तो दिया, अगर आपने संपत्ति दे दिया, लेकिन रोजगार वो कहाँ से विकसित कर पाएंगे? तो बनारस के उस मेन रीजन में उनके जो भी दुकानें थी वो सारी नष्ट कर दी गई। इवन कई छोटे छोटे मंदिरों को भी नष्ट किया गया उसमें विकास के नाम पे। जी 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 जी। बहुत विकास हुआ, लेकिन उस विकास के साथ बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी आई। लोगों में बहुत बहुत सारे लोगों में बहुत सारा रोष है। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये विकास हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। तो दोनों मिश्रित प्रभाव है। मिश्रित प्रभाव। और हम थोड़ा उत्तराखंड का बता दें। अभी उत्तराखंड में जो हो रहा है कि बहुत बारिश का माहौल है। इस मानसून के मौसम में ढेर सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां के रहवासियों को जंगल से घास नहीं लाने दी जा रही है, और पुलिस और अर्धसैनिक बल उत्तराखंड की जो आम प्रजा है उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वो कश्मीर में रह रहे हों। ठीक है, तो ये इससे हमें बहुत पीड़ा होती है जब भी हम ऐसे वीडियो देखते हैं कि पहाड़ का कोई व्यक्ति को रोका जा रहा है कि आप घास मत काटो, आप जंगल में मत जाओ, आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां काम चल रहा है, हम लूट रहे हैं आपकी वन संपदा को, हमें लूटने दिया जाए। ठीक है, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, इधर नीतियों का विरोध कर रहा हूं, मात्र नीतियों का विरोध किया जा रहा है कि पहाड़ की अस्मिता को बचाइए। और पहाड़ का जो राष्ट्रवाद है सबसे प्योर राष्ट्रवाद है। आपको मैं बता दूं, बचपन से मैं पहाड़ में रहा हूं, तो जो जो राष्ट्रवाद का कमल है हमारे गांव में उगता है। असली राष्ट्रवादी गांव में पैदा होते हैं। ठीक है, तो आशीष जी, एक अब बस अब हम समाप्ति की तरफ हैं, एक दो प्रश्न लेने के बाद हम इस वीडियो को समाप्त कर दें। तो आशीष जी, आपसे एक और सवाल है कि अभी जो विपक्ष को मिटाने की, और जैसे आम आदमी पार्टी के भी एक माननीय मंत्री जी जेल हैं, और पश्चिम बंगाल के भी एक माननीय मंत्री जी जेल में हैं, उनकी वाइफ से पूछताछ हो रही है। महाराष्ट्र के भी एक माननीय पार्टी के बड़े जी जी, महाराष्ट्र के जो हम्म, जी और उनकी वाइफ से भी पूछताछ चल रही है उसके बाद। हाँ, उनसे भी पूछताछ चल रही। तो ये हाँ, चल क्या रहा है देश में, आप जरा प्रकाश डालिए। ये मतलब
ये किस तरीके का राष्ट्रवाद है जो विपक्षियों को जंजीरों में जकड़ रहा है? विपक्षियों को नहीं जकड़ रहा है इन मुद्दों पे तो हर हर हवाम में सब नंगे हैं। कार्रवाई कर रही है, आप कहिए प्रतिशोध के कारण कर रही है या जैसे भी कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो जितने भी नेता हैं वो सारे दूध के धुले हैं। तो जी अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो ये किसी आशीष भी जी तरह की से बात से मैं मतलब सहमत हूँ। जी। नहीं, हम भी आशीष जी की बात से पूरा सहमत हैं, लेकिन तो लेकिन अगर अगर ये ऐसा कह मेरा रहे भी हैं, अगर मेरा ये भी ये ऐसा कर रहे पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कार्रवाई तो होनी चाहिए, हैं है जी, ना। आज ये कर रहे हैं, अगर कल को ये विपक्ष में आए, अगर विपक्ष कार्रवाई करे, अगर इन्होंने चोरी करी है तो इसमें गलत क्या है? इनके टाइम उनकी चोरी ये पकड़ रहा है, उनके टाइम इनकी चोरी है। तो एक समय आएगा जब कोई चोरी नहीं करेगा, लोग डरेंगे कि जब हम विपक्ष में आएंगे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जी बिल्कुल। सही तो है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कहते हैं, आपका जो अभी जो भारत भारत के जो राष्ट्रवाद मोदी जी बन चुका है, देश मोदी जी बन चुका है, धर्म भी मोदी जी बन चुका है, जो भी उनका मतलब छुटमुट विरोध भी कर रहा है जीएसटी पर, महंगाई पर, पेट्रोल पर या और चीजों पर भी, उनको लोग ना सिर्फ गालियां दे रहे हैं और डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। तो ये देश में क्या चल रहा है, आप बताएं, इसमें दृष्टि डाल सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है वो तो बेवकूफ है। तो मुझे लगता है पाटिल जी ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। पाटिल जी जरा इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देख, ये तो एक जादूसाई हो चुका है मोदी नाम का। अभी जो पहले एमएलए वो भी बोल रहे थे कि हमने जो युति की थी वो भाजपा और शिवसेना दोनों ने मिलकर युति की थी और हमने मोदी का फोटो लगाकर हम चुनाव जीते हैं, ना कि उन्होंने जो काम किया सब किया। ये नहीं बताते कि हमने काम किया इसलिए हम जीत के आए, ये बताते कि हमने मोदी का फोटो लगाया इससे हम जीत के आए। तो यहाँ से आप पता चल सकता है कि कितना इम्पैक्ट। जी, मोदी जी का प्रभाव तो है, मोदी जी का विरोध कोई नहीं कर रहा, जैसे हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं जो धीरे धीरे करके, जैसे गैस सब्सिडी को ही ले लीजिए, शुरू में ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतना बकाया रह गया था वो हम भर रहे हैं। तो भाई अब किसके लिए, एक दिन में तो आपको सारा पैसा वापस लौटाना नहीं है, तो महंगाई को आप कंट्रोल तो कर सकते हो, एक नीति तो बनानी चाहिए कि हम महंगाई को निर्धारित कैसे करेंगे। यस यस। अभी देखिए जो जिन चीजों पे कभी परसों ही आरबीआई के आपका स्वागत। हाँ पाटिल जी, आप बात कर रहे थे महंगाई और राष्ट्रवाद, हाँ बताइए। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि अभी फिलहाल जो रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट जाहिर किए है, उस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने ये भी कहा था कि जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से ही हमको ये रेपो रेट को ये रेट परसेंटेज है वो बढ़ाना पड़ रहा है, जिसके कारण बैंक को जो लोन दिया जा रहा है वो उस रेट में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण भी बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है। तो महंगाई तो बहुत मतलब भयंकर बन गई है अभी इंडिया में। तो वही है, राष्ट्रवाद के नाम पे महंगाई भी बेची जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पेट्रोल के रेट गिरे हैं, 100 के आसपास झूल रहे हैं, ये 110 भी पहुंच गए थे, लेकिन दर्शकों को हम ये बता दें कि उसमें 10% से ज्यादा तो ऑयल में ब्लेंडिंग हो रही है, ठीक है, आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, सस्ती चीज मिक्स कर रहे हो और पेट्रोल का जो गाड़ी आपकी एवरेज भी कम देगी, आपको पेट्रोल उतने का ही पड़ रहा है, शायद महंगा भी पड़ रहा है, और आपकी गाड़ी जल्दी सर्विस मांगेगी, ठीक है। दूसरी बात ये, फलों पर, दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स पर, पैकेजिंग पर, और कई सारे मतलब छोटे छोटे दुकानदारों को प्लास्टिक ना रखने जाने पर बड़े बड़े जुर्माने हो रहे हैं,
गांवों से लेकर शहरों पर बड़े बड़े जुर्माने हो रहे हैं, और छोटे छोटे अब रेंट पर भी जीएसटी लग रहा है। आशीष जी की तरफ जाते हैं, ये रेंट पे जीएसटी लगने का क्या है आशीष जी, इससे क्या मतलब मैसेज जा रहा है? रेंट पे जीएसटी लगना जैसे बहुत बड़े बड़े जी आशीष जी, राष्ट्रवाद और महंगाई। देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पे आप महंगाई को इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा भी मानना है राष्ट्रवाद बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं जैसे दूध दही पे अभी टैक्स लगाया, रेंट पे आप कह रहे थे रेंट पे टैक्स लगाया, इनकम पे टैक्स पहले से ले रेंट का ही रहे हैं। वो रेंट वाला पढ़ सकते हैं, एक बार अपना फोन देख के आप पढ़ सकते हैं उसे, क्या लिखा है उसमें? एक्ट पढ़ सकते हैं? नहीं, अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा अच्छा, मेरे लिए। आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा अगर नहीं डिस्कनेक्ट मत कीजिए, चलिए रहने दीजिए, बोलिए। जी जी, वो तो आपके पास भी होगा, वो देखी होगी आपने कॉपी जो आजकल सारे लोग दिखा के जो रेंट बढ़ा रहे हैं। टैक्स तो बढ़ ही रहा है, उसके अलावा रेंट भी बढ़ा रहा है। जीएसटी ऑन रेंट रेसिडेंस पॉलिसी, ये आपका 18 जुलाई 2022 में आया हुआ है, और जीएसटी काउंसिल मीटिंग 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइडेड हुआ है, और इसमें एमिनेंस प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज टैक्स दिया गया है, और इसका ASC कोड है 9963/9972। आप इसे इंटरनेट पे भी खोज सकते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, ठीक है। तो वही है। पाटिल जी बताइए, आप महंगाई का क्या असर है आपके महाराष्ट्र में? आप क्या कहेंगे महंगाई पर, महंगाई और राष्ट्रवाद पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो महंगाई बढ़ रही है, इससे सरकार को आपत्ति तो हो सकती है, मतलब जो कि जनता की तरफ से आपत्ति हो सकती है। जनता के मन में आक्रोश भी है महंगाई की तरफ, जो कि सिलेंडर पहले जो था अभी उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, और आप जो जीवनोपयोगी चीजें हैं जैसे कि दूध है, मिल्क प्रोडक्ट हो गए जो, और इनके ऊपर भी अगर जीएसटी लग रहा है तो ये तो अंग्रेजों को जो जमाने में लगान उस टाइप हो गया है सर। बिल्कुल तो असंतोष तो है जनता के मन में, बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पे ये हो रहा है। लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक मैच खेलना पड़ेगा। हाँ, आम जनता लगान वाला जनता को एक मैच खेलना पड़ेगा 2024 में, कि तभी, वरना दुगना लगान माफ हो पाएगा। हाँ, सही बात है। चलिए, नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को नमस्कार। आशीष जी आपका आने के लिए बहुत धन्यवाद, आपका दीपक जी आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। कंक्लूड कर दीजिए जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस बढ़े उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आय है उस हिसाब से नहीं बढ़ी है लोगों। दिक्कत वाली बात ये भी है कि आय उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। कई स्तर पे टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, सभी चीजों को इनकम टैक्स ले रही है। इधर आप चलिए, थोड़ा कनेक्शन इश्यूज आ रहे हैं आशीष जी की तरफ से। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। पाटिल जी, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने